सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे बेटा हम। ठीक है, हमने इसकी एग्जांपल तो बड़ी बार यूज करते हैं, बट आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में ही स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन डायमेंशंस में भी किया था, प्रोपोर्शनलिटी के बेसिस पे ऐसे कुछ आया था फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो T इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L बाई G। यहाँ भी करेंगे आज। पहले देखो पेंडुलम है क्या। पेंडुलम में क्या होता है, एक मेटालिक सफियर है और ये मेटालिक सफियर किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, राइट। और इफेक्टिवली ये आपके प्रैक्टिकल में भी काम आता है ये वाला कॉन्सेप्ट, जो इफेक्टिव लेंथ होती है पेंडुलम की, दैट इज लेंथ ऑफ द थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। मतलब लेंथ ये होती है यहां से, जहां इस स्फीयर का सेंटर है वहां से लेंथ है। दिस इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, क्या होता है पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ a metallic bob hanging from a support with the help of a thread। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। The effective length of pendulum is equal to the length of thread plus the radius of bob। जब हम इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी ये रेस्टिंग पोजीशन है, तो ये ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करता है मतलब ये उसकी मीन पोजीशन और दो एक्सट्रीम पोजीशन, मान लीजिए यहां तक आया, यहां से यहां आया, फिर वापस इधर, लेकिन यहां रुकेगा नहीं। अब क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती। रुकता वहां है जहां वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी यहाँ जीरो होती, फिर इट गोज टू द अदर एक्सट्रीम, फिर यहां से फिर इधर, एंड इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। ठीक है, इसकी ये जो ऑसिलेशंस हैं ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होती हैं, जिनका हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। बेटा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम इसके वेट की बात करें, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लेते हैं कि पेंडुलम इज हेयर। ठीक है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, दिस एंगल इज थीटा, एंड यहां पर है एट दिस पोजीशन। अगर हम इसके वेट की बात करें, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, इस वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, रिजॉल्व करना आपको बताया हुआ है। ये एंगल थीटा है बेटा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ध्यान से देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये अगर mg है, ये थीटा है, तो दिस विल बी mg cos थीटा, और mg sin थीटा क्या होगा, इस तरफ होगा, we call it as mg sin थीटा।
at any instant the weight mg of the pendulum can be resolved into two components. कौन कौन से? mg cos थीटा और दूसरा है बेटा mg sin थीटा। ये mg cos थीटा क्या करेगा सोचो। ये mg cos थीटा इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब स्ट्रिंग टाइट होगी इस mg cos थीटा के कारण। सो व्हाट mg cos थीटा इज डूइंग, इट प्रोवाइड्स टेंशन इन द स्ट्रिंग। और mg sin थीटा क्या करेगा सोचो। mg sin थीटा की डायरेक्शन देखो, हमने इस पेंडुलम को यहां से उधर पुश किया था। mg sin थीटा जो है दैट प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये वापस किसकी वजह से आ रहा है, mg sin थीटा की वजह से। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब ये दूर जा रहा है ना फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ऑब्वियसली थीटा बढ़ रहा है। देखो थीटा बढ़ने से आपको पता है साइन थीटा भी बढ़ता है, और ये वाली फोर्स बढ़ेगी एंड ऑब्वियसली cos थीटा कम होगा, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन कम होती जाएगी जैसे जैसे ये आगे जाएगा। और ये वाली फोर्स जब सफिशिएंट हो जाएगी तो ये इसको वापस लाएगी। इसलिए सिंस ये फोर्स मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, तो हम ये बोलेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, if we represent it by F, it will be mg sin थीटा। ठीक है, इनफैक्ट अगर इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, we write F equal to माइनस mg sin थीटा। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब जो इस डायरेक्शन में हमने धकेला था उससे अपोजिट है। जो भी फोर्स मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगी दैट इज कंसीडर्ड एज ए नेगेटिव फोर्स। लेकिन इन जनरल F तो ma होता है, बट F इक्वल्स टू ma। Therefore, we can write m into a equal to minus mg sin थीटा। ठीक है बेटा, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, a क्या आ जाएगा, सॉरी m और m कैंसिल हो जाएगा यहाँ। तो a आ जाएगा माइनस g sin थीटा। बेटा अगर थीटा स्मॉल होगा देन वी कैन से कि जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट पता है क्यों यूज करते हैं, मैंने बताया वो ये, अगर थीटा स्मॉल होगा तो बेस और हाइपोटेन्यूज अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे और वही रेडियस बन जाता है। जैसे थोड़ा सा मैं रिव्यू देता हूँ आपको। मान लीजिए ये थीटा स्मॉल है, फिर कोई ट्राइंगल ही एज्यूम करो, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द एंगल थीटा। अब अगर साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं बोलूं थीटा तो इसको आर्क बोलूंगा, आर्क बाय रेडियस। तो आर्क बाय रेडियस भी तो p बाय h ही हुआ, बिकॉज अगर थीटा स्मॉल है तो बेस अप्रोक्सीमेटली हाइट के बराबर होता है, हाइट नहीं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसलिए स्मॉल एंगल के लिए हम ये
अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, विच मीन्स ए इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा, ए इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा। ये लेंथ है बेटा एल, पेंडुलम की लेंथ। अगर ये डिस्प्लेसमेंट y है, ठीक है, अभी नोट नहीं करो, पहले देख लो इसको। तो हम ये बोल सकते हैं कि आर्क हो गई और ये हो गया रेडियस। एक सेकंड के लिए बोला पूरा घुमा देना हमने, तो रेडियस तो लेंथ ही है, ठीक है। इफ y इज द डिस्प्लेसमेंट, देन थीटा इक्वल्स टू y बाय एल। y बाय एल कहां से आया बोलो, आर्क बाय रेडियस। तो अगर थीटा y बाय एल है तो a हो जाएगा माइनस जी इंटू वाई बाय एल। इसको इक्वेशन 1 बोलना। और एक चीज नोट करो, यहाँ लेंथ कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है। अब यहाँ लिखना पड़ेगी आपको एक चीज, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही तो डेफिनेशन थी, जिस भी मोशन में एक्सेलरेशन माइनस वाई के प्रोपोर्शनल होगा वो होता है। तो इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। ये नोट करो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जिस दिन हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड। सिंस ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द मीन पोजीशन, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय a, y बाय a, सॉरी l बाय a नहीं, y बाय a। इसको मैंने पूरा लिखा था ऐसे, 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन 1 से टाइम पीरियड तो कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता ना, यू कैन नॉट हैव नेगेटिव साइन हियर। इक्वेशन में आपको ये जो नेगेटिव दिख रहा है ये उसकी नेचर है खाली। इक्वेशन 1 से बेटा y बाय a का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख के करो, व्हाट विल बी y बाय a, ये a उधर ले लो, l इधर, g इधर, तो y बाय a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा l बाय g के बराबर। y बाय a विल बी इक्वल टू l बाय, अगर y बाय a l बाय g है तो हम इसको यहां पुट करके ये बोलेंगे देयरफॉर t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। तो ये बड़ा फेमस एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड का, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। इसकी बड़े सारे केसेस बनेंगे। अगर फिजिक्स में कोई एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो वो ये, इसके बेसिस पे आप पूरी मैकेनिक्स रिवाइज कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी रिवाइज कर सकते हैं इसके बेसिस पे, थर्मल फिजिक्स भी इसमें रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद फ्लूइड्स में जो हम डेंसिटी का वेरिएशन पढ़ते हैं वो भी इसके बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। लिफ्ट वाली एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे, लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, एक फॉर्मूला जिससे हम पूरी फिजिक्स रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे भी। तो फॉर द टाइम बिंग हमारे पास फाइनली कंक्लूजन आ गया ये, दैट अगर हमारे पास कोई पेंडुलम है, इस पेंडुलम की लेंथ है l, और जिस जगह पर है वहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, ग्रेविटेशन भी आएगा देखो इसमें। सो यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूला जो अभी तक पढ़ा हुआ है, इस एक में आ जाएगा वो सारे। इस फॉर्मूले के बेसिस पे पहले एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। पहले हम छोटे छोटे ऑसिलेशन वाले कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं। देयर इज ए कॉन्सेप्ट सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम जो हर 1 सेकेंड बाद अपनी मीन पोजीशन पे आता है। हर 1 सेकेंड बाद अपनी मीन पोजीशन पे अगर आएगा तो सोचो उसका टाइम पीरियड कितना होगा।
2 सेकेंड, यहां से भेजा, इधर से होके इधर आया 1 सेकेंड, इधर से होके इधर आया 1 सेकेंड, और तो ये तो आधे साइकिल में 1 सेकेंड लग रहा है, कंप्लीट साइकिल में तो 2 सेकेंड लगेंगे। तो सेकेंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम ही है, a simple pendulum whose time period is 2 सेकेंड। एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड होता है, उस सिंपल पेंडुलम को हम सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां से आपके पास टी स्क्वायर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। कैसे है स्क्वायरिंग करके, तो एल कितना हुआ बेटा, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। नाउ हियर t equal to 2 second, therefore L is equal to 9.8 into 2 square divided by 4 into, इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूं 3.18 का स्क्वायर, एक तो बेटा ये 4 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाय 9.85 आता है 3.18 का स्क्वायर, 3.14 का, और this will be finally equal to 0.993 meter, 0.993 meter means can we say it is 99.3 centimeter or it is approximately 1 meter। तो अगर हम किसी पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर रखेंगे तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड। We can design a second pendulum, ठीक है, by taking a thread whose length is approximately 1 meter। 1 मीटर रॉड से लेंथ मेजर कर लेंगे, अगर उसकी लेंथ 1 मीटर है तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा। ठीक है, टाइम पीरियड देखो एल और जी मास पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। थ्रेड तो वैसे भी मासलेस ही कंसीडर करेंगे, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। What should be the length of second pendulum on moon surface? What should be the length of second pendulum on the surface of moon? लेंथ फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं। लेंथ देखो जी के साथ कैसे रिलेटेड है, जी पे एक्सेलरेशन, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 1/6। जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ, बस इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखो। लेंथ ऑन अर्थ कितनी है, 99.3 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। तो लेंथ ऑन मून फाइंड कर लो, क्योंकि बनाना तो हमने सेकेंड्स पेंडुलम है। बेटा लेंथ फाइंड करनी है, अगर सेकेंड्स पेंडुलम बनाना है तो मतलब उसका टाइम पीरियड तो फिक्स्ड हो गया। सो कैन वी राइट
that t square is equal to 4 pi square into L by G, और इसके बेसिस पे L क्या बन जाएगा, G into t square by, ये बनेगा बेटा, t सेम है, 4 pi स्क्वायर भी सेम है, t square is equal to 4 pi square L by G, so L equal to GT square by 4 pi square. तो क्या हम ये बोल सकते हैं that L is directly proportional to G? L अगर G के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मून पे कितनी लेंथ होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा GM के, और अर्थ पे कितनी लेंथ होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा GE के. You find the ratio LM by LE will be equal to GM by GE. ये GM कितना है, 1/6 of GE. So LM by LE equal to 1/6 of GE. GE cancel. तो लेंथ ऑन मून कितना आ गया, लेंथ ऑन मून is equal to 99.3 divided by 6, 16.5 सेंटीमीटर. अगर अर्थ के लिए एक सेकंड पेंडुलम डिजाइन करना है तो उसकी लेंथ रखनी पड़ेगी 99.3 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मून के लिए एक सेकंड पेंडुलम डिजाइन करना है तो उसकी लेंथ रखनी पड़ेगी 16.5. जहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी कम हो जाएगी, लेंथ वहां उतनी ही कम हो जाएगी. ठीक है, अगर सेकंड पेंडुलम बनाना है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर हम अर्थ का कोई सेकंड पेंडुलम उठा के मून पे ले जाए तो वो वहां भी सेकंड पेंडुलम होगा. समझ में आ रहा क्या बोला? अगर अर्थ के सरफेस पे कोई ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड, तो उसको बोलेंगे सेकंड पेंडुलम है. तो मून के सरफेस पे क्या उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, क्योंकि लेंथ तो चेंज की नहीं, बट ये तो चेंज हो जाता है. ठीक है, यही क्वेश्चन है. नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके बाद ये नोट कर लेना. ए सेकंड पेंडुलम इज टेकन, a second pendulum is taken from the surface of earth up to the surface of moon. From the surface of earth up to the surface of moon. What will be its time period there? वहां पर इसका टाइम पीरियड कितना होगा? देखो क्वेश्चन क्या था कि एक सेकंड पेंडुलम है अर्थ पे, टीई लिख लेता हूं, 2 pi square root of L by G, and this is 2 सेकेंड. ठीक, तो इसको जब हम मून पे ले जाएंगे, वहां मान लो इसका टाइम पीरियड हो गया टी डैश, इट वुड बी इक्वल टू 2 pi square root of L by GM. एंड व्हाट इज GM? मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, G by 6. सो टी डैश विल बी इक्वल टू 2 pi रूट L by G, तो रहेगा ये रूट 6 भी आएगा साथ में ऊपर, यही G 6 ऊपर चला गया. Now this term is 2 बिकॉज अर्थ पे हमारे पास कौन सा पेंडुलम था, सेकंड पेंडुलम था, तो मतलब उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड था. तो मून पे उसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 रूट 6 सेकंड. कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, बस 2 रूट 6 इज द आंसर. 2.7 होता है ऑलमोस्ट रूट 6 का वैल्यू. चार 5 6 2.3 होगा.
इन ए लिफ्ट, मान लो ये कोई लिफ्ट है और इस लिफ्ट के रूफ से एक पेंडुलम हैंग कर रहा है, एंड सपोज द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन a। तो इसमें अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, याद करो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नेट एक्सेलरेशन होती है g प्लस a। सो इन ए लिफ्ट विच इज गोइंग अप द नेट एक्सेलरेशन इज g प्लस a। आप देख लो, अपनी कॉपी देखना, चेक करना आज लॉज ऑफ मोशन। जब लिफ्ट ऊपर जाती है नेट एक्सेलरेशन होती है g प्लस a। अगर ये लिफ्ट नीचे आएगी, इफ द लिफ्ट इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, तब उसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा बेटा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g माइनस a। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो फिर सेम रहेगा, a 0 होगा, t आएगा 2 पाई रूट l बाई जी। बट अगर ये केबल टूट जाए, इफ द लिफ्ट falls freely under gravity, then t equal to 2 pi square root of l by 0, बिकॉज तब उसकी जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी वो g के बराबर होगी, तो t आ जाएगा बेटा इन्फिनाइट। मतलब टाइम पीरियड इन्फिनाइट होने का मतलब क्या, समझाना मुझे भी। टाइम पीरियड इन्फिनाइट होने का मतलब नहीं समझ आता, इसका सिंपली मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी 0 होगी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी 0 होना समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, सो 0 साइकिल्स पर सेकंड मतलब नो ऑसिलेशंस। जहां ये मान लो ऐसे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था एंड सडनली क्या हुआ, सडनली ये लिफ्ट टूट की रस्सी टूट गई और उस टाइम ये पेंडुलम यहाँ था, तो यही रहेगा, वापस नहीं आएगा। सिर्फ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में ही नहीं, जहां जहां वेटलेसनेस होती है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेटलेसनेस होती है, टाइम पीरियड विल बी इनफिनिट। इन ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेटलेसनेस होती है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर भी टाइम पीरियड जो है वो इनफिनिट होगा, मतलब पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। दैट इज व्हाई ए पेंडुलम क्लॉक डज नॉट वर्क इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पेंडुलम डज नॉट ऑसिलेट एक्चुअली। बेटा अगर ये कोई कार है, थोड़ा हम डायनेमिक्स पे भी आते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, और ये कार आगे की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a, और सिचुएशन क्या दी है, फ्रॉम द रूफ ऑफ दिस कार ए पेंडुलम इज हैंगिंग एंड दिस पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? if this car is moving on a straight road, आपने हमेशा नेट एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। यहाँ दो एक्सेलरेशन हो गई बेटा, एक तो ये वाली a जो इस कार की है आगे की तरफ, और दूसरा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g जो इस पेंडुलम का वेट है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर a डैश है तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई a डैश। a डैश कैसे कैलकुलेट करोगे? a डैश स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a डैश कितना हो गया? रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई l बाय, बोलो a डैश की जगह क्या लिखूं? रूट ऑफ
जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यही कार किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो इस कार के ऊपर एक और फोर्स आ जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड से v स्पीड के साथ आ रही है, तो इसके ऊपर एक और एक्सेलेरेशन आ जाएगी बेटा v स्क्वायर बाय आर। कौन सी एक्सेलेरेशन है ये? सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है, ठीक है। तो अगर कार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a एक्सेलेरेशन के साथ जा रही है तो नेट एक्सेलेरेशन ऐसे निकाल दिए। और अगर ये कार किसी सर्कुलर पाथ में है, आपको ये सिचुएशन मिल जाएगी कहीं भी, तो अब देखो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो एक तो सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन आ गई बेटा v स्क्वायर बाय आर, एक डाउनवर्ड तो g ही होती है, तो इनका रिजल्टेंट भी मैं मान लेता हूं a डैश। तो अब टाइम पीरियड कितना होगा? अभी बेटा टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई रूट ऑफ l बाई a डैश, और ये जो a डैश है दिस विल बी रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, डोंट फॉरगेट द स्क्वायर। तो t क्या बन जाएगा? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ सिचुएशंस हमने देखी, ऐसे और सिचुएशंस देखेंगे कल, और इसी पेंडुलम की बात करेंगे अभी। ठीक है, अभी मैं जी का वेरिएशन देख रहा हूं। देयर विल बी सम वेरिएशन विद रेफरेंस टू एल आल्सो। अभी हम एल की बात ही नहीं कर रहे, इफेक्टिव लेंथ की। एक क्वेश्चन देता हूं, अभी हाँ टाइम है मेरे पास। मेरे पास कुछ सिचुएशंस है बेटा। ये एक बॉब है विच इज फिल्ड विद वाटर, दिस इज ऑसिलेटिंग विद अ टाइम पीरियड t1। सडनली व्हाट हैपेंड, इसमें एक छोटा सा होल हो गया और पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद देखा तो इसमें पानी थोड़ा कम था, अभी भी ऑसिलेट कर रहा है t2 के साथ। थोड़ी और देर के बाद पानी आधे से भी कम हो गया एंड फाइनली इट इज अगेन एम्प्टी। अगर यहाँ टाइम पीरियड t1 है, यहाँ t2, यहाँ t3 और यहाँ t4, तो क्या ये सारे टाइम पीरियड बराबर होंगे या इनमें डिफरेंस होगा? एक चीज ध्यान में रखना, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द पेंडुलम। तो इन सब का टाइम पीरियड सेम होगा या इनमें से कोई बड़ा या छोटा होगा? बट मैंने आपको एक चीज बताई अभी, although लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज सेम, बट क्या पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ सेम है? इफेक्टिव लेंथ कौन सी होती है? लेंथ ऑफ द थ्रेड प्लस उसका ये रेडियस, रेडियस मतलब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। तो जब ये पूरा भरा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, जब ये थोड़ा खाली हुआ तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे नहीं चला गया, थोड़ा और खाली हो गया सेंटर ऑफ मास और नीचे चला गया, तो इफेक्टिवली यहाँ लेंथ ज्यादा है। तो जब पूरा खाली हो गया तो दोबारा से उतनी ही लेंथ हो गई, कितनी? जितनी यहाँ थी। तो T1 और T4 तो बराबर है, बट सिर्फ यहाँ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है। पहले पेंडुलम भरा था, अभी थोड़ा खाली है, 3/4 है जैसे अभी, तो सेंटर से थोड़ा नीचे होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ और नीचे आ गया सेंटर ऑफ मास। सो T2 इज लेस देन T3 एंड, या ऐसे बोलो T3 जो है दैट इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि लेंथ ज्यादा, इफेक्टिवली लेंथ बढ़ गई, पहले इतना था फिर इतना हो गया अभी, और ये T1 से ज्यादा है, और T1 जो है वो T4 के बराबर। तो सिर्फ लेंथ नहीं देखनी है, सिर्फ मास नहीं देखना है, यू हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ बोथ। यहाँ मास तो चेंज हुआ, बट एट द सेम टाइम मास के चेंज होने से इफेक्टिवली लेंथ भी चेंज हो रही है।
मास पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे तो करता है। ठीक है, इसलिए लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। थैंक यू।